Hello, good morning, students. So, this is the seventh part of chapter number 2, and today we'll discuss post fertilization event. But before that, बच्चा, in the last class एक topic आपका skip हो गया है. We had talked about the pollinating agent and cross pollination in the last class, inbreeding depression and all. सो बच्चा वहां पर आपका एक टर्म आपने पढ़ी थी क्लिस्टोगैमस फ्लावर. हमने क्या पढ़ा था? क्लिस्टोगैमस फ्लावर. क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमने बात की थी वो फ्लावर्स जो कि अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक्सपोज नहीं करते हैं इन एनवायरमेंट. यानी कि अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या प्रमोट होगा? सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा. एंड सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा तो यहाँ हमेशा क्या बनेंगी? प्योर लाइंस बनेंगी. मीन्स दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंटल करेक्टर, कि जो पेरेंट में करेक्टर है वही इनमें होंगे. दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट जेनेटिकली. फाइन. लेकिन बच्चा हमने यहाँ बात की थी कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे आफ्टर फ्यू इयर्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस होती है एंड दैट प्रॉब्लम इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके, जहां पर हमने बात की थी इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या है? जहां पर क्रॉप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. रीजन क्योंकि जब हम सेल्फ पॉलिनेट करते रहते हैं तो यहाँ पर वेरिएशंस जो हैं वो अपीयर नहीं हो पाते. और वेरिएशंस अपीयर ना होने की वजह से जेनेटिक्स अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आफ्टर सम टाइम जो रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं, रिसेसिव करेक्टर्स वो क्या होने लगते हैं? इंक्रीज होने लगते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिसेसिव करेक्टर एनहांस होने की वजह से क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है क्रॉप की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. और इसी को ओवरकम करने के लिए हमने पढ़े थे कुछ क्या? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. बच्चा उसी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपका एक और फिनोमिना आ सकता है, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए. और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो कब रहा है? जब आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है. यानी कि आपको कुछ ऐसा फिनोमिना यूज करने हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोके और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करे? प्रमोट करे. तो आप यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में एक और पार्ट ले सकते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. एंड व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बच्चा? यहाँ पर आपके जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, मीन्स दोज फ्लावर विच आर नॉट एक्सपोजिंग देयर फीमेल एंड मेल पार्ट इन एनवायरमेंट. और यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट क्या रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द पेटल्स. पेटल्स के अंदर एनक्लोज रहते हैं. तो अगर आपको यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है उसके लिए आप यहाँ पर करवा सकते हैं artificial hybridization. Hybridization is what? It is mixing of character. And artificial we are using the term because in this the humans are involved. We are involved here. This phenomena is not occurring naturally in nature. कि nature में naturally नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर involve हैं. So that is why we are using the term artificial hybridization. Now what is we are doing in this artificial hybridization? So बच्चा artificial hybridization में हम तीन चीजें करते हैं. इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर का पहले आपको यहाँ पर प्रोसेस करवानी है emasculation. Then what we have to do? We have to do bagging and after that tagging. So these are the three events which we are going to do in artificial hybridization. Now what is this emasculation, bagging and tagging? Emasculation आपका बच्चा प्रोसेस होती है in which we mechanically cut the male part of the flower. हम क्या करते हैं? इस पैटल को एक्सपोज करते हैं, यानी हैंड्स के थ्रू इसे ओपन करते हैं. जब हम पैटल्स को ओपन करेंगे तो हमें दोनों पार्ट्स दिखेंगे, मेल भी एंड
फीमेल भी, हमें यहाँ क्या करना है, मेल पार्ट को यानी कि एंथर को क्या करना है, मैकेनिकली और बाय हैंड्स क्या करना है, आपको इसे रिमूव करना है। सो यार इमास्क्यूलेशन क्या है, इट इज removal of anther we can use by hand or by mechanically। ठीक है, मैकेनिकली जैसे ही आपने इसके एंथर को रिमूव कर दिया बच्चा, तो यहाँ पर आप एक दो पॉइंट ध्यान में रखना है कि एंथर जब इमेच्योर हो तभी आपको रिमूव कर देना है। ऐसा नहीं कि मैच्योर हो चुका है, पॉलन बन चुकी, रिलीज हो चुकी, उसके बाद आप कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमेच्योर एंथर को रिमूवल ऑफ, यू कैन ऐड हियर इमेच्योर एंथर को आपको यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। और इमेच्योर एंथर को यहाँ पर जब आपने मैकेनिकली कट कर दिया, देन दिस फ्लावर इज नाउ कॉल्ड इमास्क्यूलेटेड फ्लावर। अब इस फ्लावर को हम क्या कह रहे हैं, इमास्क्यूलेटेड फ्लावर, जिससे एंथर रिमूव हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, अब यहाँ से जब हमने एंथर हटा दिया तो यहाँ पॉलन भी नहीं बनेगी। तो बच्चा इस फ्लावर में जो भी आपको आसपास इस स्पीसीज की दूसरी वैरायटी मिलती है, आप वहां से एंथर लेकर आते हैं एंड बाय हैंड आप इस फ्लावर पे इसे क्या कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं। तो आफ्टर इमास्क्यूलेशन यू आर ब्रिंगिंग योर डिजायर एंथर और डिजायर पॉलन। सो यहाँ सेकेंड स्टेप क्या होगा, we have to bring the desired pollen and we have to dust that desired pollen over this। तो यहाँ स्टिग्मा पर आपने क्या किया, डिजायर पॉलन को डस्ट कर दिया। फाइन, अब यहाँ सुनिए, अगर ये फ्लावर ऐसे ही ओपन रहा तो एनवायरमेंट में और भी पॉलन्स होती है और उनमें से कोई भी पॉलन इस स्टिग्मा पर आकर क्या कर सकती है, लैंड कर सकती है। एंड इन दैट केस देयर में भी पॉसिबिलिटी कि जो आपने डस्ट की है वो ग्रो ना हो और एनवायरमेंट से कोई पॉलन इस पर लैंड हुई है वो ग्रो हो जाए, वो जर्मिनेट हो जाए। सो उसको रोकने के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट दैट, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, as soon as you have dusted the pollen, desire pollen, जैसे ही आपने desire pollen dust किया, what you have to do, you have to cover this emasculated flower with the help of butter paper, parchment sheet और poly bag। तो यहाँ पर बैगिंग की जाती है। बैगिंग क्या होता है, जहाँ पर emasculated flower is covered, here the space is less बचा, so I am writing here, आप इसे नोट कर लीजिएगा। so bagging is what in this, the emasculated flower is covered with, either we are saying polythene bag or we are saying some kind of butter paper or nylon cloth, means ऐसा आपका होना चाहिए कि जिससे जो पॉलन्स है वो क्रॉस ना कर पाए। तो नाइलॉन क्लॉथ, आप बटर पेपर, पॉली बैग्स जो है इनको यूज कर इस फ्लावर को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं आफ्टर डस्टिंग ऑफ डिजायर पॉलन की डस्टिंग के बाद। सो दैट प्रोसेस इज योर बैगिंग। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज टैगिंग। बच्चा जब आपने यहाँ पर इमास्क्यूलेटेड फ्लावर को आपने यहाँ पर डिजायर पॉलन डालने के बाद क्या कर दिया है, बैग कर दिया है। सो यहाँ पर हम एक टैग लगाते हैं and in that tag what we are doing, we are writing the name of flower, okay, we are writing the name of a person who has emasculated the flower, ठीक है, उस पर्सन का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं कि किस टाइम पर आपने इमास्क्यूलेशन किया है, क्योंकि जिस स्पीसीज को हम इमास्क्यूलेट करते हैं हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि उसमें सीड सेट जो है वो किस टाइम तक होगा। तो अगर मैं यहाँ पर डेट मेंशन कर दूं तो मुझे थोड़ा आइडिया रहता है कि यहाँ पर सीड सेटलिंग जो है कब तक हो जाएगी, तो मैं आके इसे चेक कर सकती हूँ। फाइन, सो यहाँ पर डेट जो है इमास्क्यूलेशन की
वो आप लिखते हैं, स्पीसीज का नाम लिखते हैं, किसने वास्कुलेट किया उस पर्सन का नाम लिखते हैं। सो यहाँ पर जो हम टैगिंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको ध्यान रहे कि आपको इस फ्लावर को कब ओपन करना है, कब इसमें सीड सेट हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टैगिंग। सो दिस इज द process of artificial hybridization which you can use as a outbreeding device to overcome the inbreeding depression. Fine. Now coming to the topic we are going to discuss today, that is post fertilization event. आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की वजह, एंड हम यहाँ पर इससे पहले कवर कर चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन में हमने बात की थी जाइगोट बन चुका है एंड PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं, दिस इज द ओवरी, फाइन, दिस इज द ओवरी एंड इनसाइड दिस वन इज द ओव्यूल, इनसाइड द ओव्यूल व्हाट वी हैव एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली इस एम्ब्रियो सेक में होने क्या क्या वाला है। सो यहाँ पर बात करते बच्चा, ये जो ओवरी है, दिस ओवरी इज नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फ्रूट। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अब ये ओवरी जब ये इमेच्योर थी, वी आर यूजिंग द टर्म ओवरी, व्हेन दिस ओवरी गेट मेच्योर और राइपन, जब ये राइप हो जाती है, पक जाती है, then that ripened ovary is known as fruit. If someone is asking you what is fruit, fruit क्या है, तो fruit is a ripened ovary. ओवरी राइप अप होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओके, सो यहाँ पर ओवरी कन्वर्ट होने वाली है फ्रूट में। दिस ओव्यूल इज नाउ गोइंग टू टर्न इनटू, जब फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर हमें सीड मिलता है, तो यहाँ पर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दीज इंटेग्यूमेंट, हमने ये बात कर ली ओवरी, this we have talked ovule. Now coming to the next integument, these integument they are going to form the सीड कोट। ये ओव्यूल पूरा सीड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन बना रहे हैं, आउटर मोस्ट पार्ट बना रहे हैं। आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, इंटेग्यूमेंट है, तो ये इंटेग्यूमेंट आपका बनाएंगे क्या, सीड कोट। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में आपका यहाँ बन चुका है जाइगोट, और जाइगोट अब फ्यूचर में क्या बनाने वाला है, जाइगोट इज going to divide to form embryo. This is the cell which we are calling PEC, primary endosperm cell, and in future this primary endosperm is going to form the endosperm. Fine, and here we have some other cell like antipodals. I have shown the antipodals as degenerated, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ जाइगोट बनेगा तो इस जाइगोट को न्यूट्रिशन चाहिए। ये एंटीपोडल्स का फेट क्या होता है, दीज एंटीपोडल्स आर न्यूट्रिटिव इन नेचर। जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड करेगा ये एंटीपोडल्स कंज्यूम होते जाएंगे। लाइकवाइज these synergids also act as a nutritive tissue. ये भी क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करेंगे। इस एम्ब्रियो सेक के अराउंड ओव्यूल में, जो ये तो इंटेग्यूमेंट है, ये एम्ब्रियो सेक है, इसके अलावा ये जो सारा सेल बचा ओव्यूल में, जो सारा सेल है, दिस कंप्लीट सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस, and this nucellus is also nutritive in nature. So these antipodal and nucellus, they both are nutritive in nature, and this degenerative synergid, it is also, one is it is working as nutritive tissue, and second it have filiform apparatus, and this filiform apparatus is going to guide the entry of पॉलन या मेल गैमेट की पॉलन एंट्री नहीं करती। यहाँ पर मेल गैमेट लिखना बचा, क्योंकि कभी भी पॉलन एंटर नहीं करी तो अपने वर्ड्स के लिए आप स्पेसिफिक रहें। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, वी हैव टू राइट हियर
इट डायरेक्ट द एंट्री ऑफ आइदर यू कैन राइट कि ये डायरेक्ट कर रहा है किसकी एंट्री, पोलन ट्यूब की, तो पोलन ट्यूब सही है, पोलन ट्यूब की, फाइन. सो दिस इज द ओवरऑल फेट ऑफ योर एम्ब्रियो सेक, कि ये इसकी क्या होती है, ओवरऑल फेट होती है, विच आई हैव रिटन हेयर ऑल्सो, मैंने कंप्लीट लिख दिया है. अब इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे, यानी कि आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या पढ़ना है. आपको यहाँ पढ़ना है फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है उसके बारे में, एंड एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में. सो दीज आर द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके बच्चा, सो यहाँ पर पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, एंड इन दैट द फर्स्ट question which is asked generally, and the question is of NCERT. They are going to ask, you have to differentiate between pericarp and perisperm. पेरिकार्प और पेरिस्पर्म क्या चीजें हैं. सो यहाँ बात करते हैं. हमने बात की ओवरी जो बनाएगी फ्रूट बनाएगी, और हर फ्रूट की अपनी एक वॉल होती है जिसे हम फ्रूट वॉल, फ्रूट की कवरिंग कहेंगे. तो यहाँ पर जो फ्रूट वॉल होती है बच्चा, वो फ्रूट वॉल आउटर मोस्ट फ्रूट वॉल जो होगी वही आपकी कहलाएगी पेरिकार्प. इन योर 11th क्लास इन द चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी यू हैव स्टडीड अ बिट अबाउट दिस, जहां पर आपने मोनोकोट डाइकोट सीड पढ़ा होगा. वहां पर आपने ये फ्रूट वॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि फ्रूट वॉल आपकी 3 होती है. द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड पेरिकार्प, देन इनसाइड दिस कार्प मिडल, आउटर मोस्ट के बाद आते मिडल लेयर विच इज कॉल्ड मीजोकार्प. मीजो टर्म इज फॉर मिडल, एंड इनर मोस्ट आपकी जो वॉल होगी, इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट वॉल, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प. कई फ्रूट्स होते जहां ये तीनों वॉल जो होती है एडिबल होती है, कई होते जहां पर तीनों में से एक भी एडिबल नहीं होती, कई होते जहां पर 1-2 आपको एडिबल मिलती है. जैसे अगर मैं बात करूं टोमेटो की, इट इज अ काइंड ऑफ बेरी. फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो ये बेरी टाइप का फ्रूट होता है, और इसमें ये सारे आपके क्या होते हैं, एडिबल होते हैं. पेरिकार्प भी खाते हैं, मेसोकार्प भी खाते हैं, और वहां पर सीड जो होते हैं वो भी एडिबल है, एंडोकार्प भी एडिबल है, कंप्लीट फ्रूट एडिबल है. इसी तरह आपने पढ़ा है 11th में, यू हैव स्टडीड अबाउट, आपने रीड आउट किया था मैंगो को, विच इज अ काइंड ऑफ ड्रूप फ्रूट. मैंगो को हम ड्रूप बोलते हैं. इसके केस में एंडोकार्प जो होता है वो मैंगो के सीड पर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिसे आप नहीं खाते. तो सीड के ऊपर जो हल्के हल्के बाल जैसे दिखते हैं, थ्रेड जैसे दिखते हैं, वो आपके होते हैं एंडोकार्प, विच यू आर नॉट कंज्यूमिंग. पेरिकार्प होता है मैंगो के ऊपर का छिलका, ये भी आप नहीं खाते हैं. तो यहाँ पर पेरिकार्प भी एडिबल नहीं है. कई खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ. तो पेरिकार्प जो है वो एडिबल नहीं है. और यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो मैंगो में जो एडिबल पार्ट होता है वो पल्पी पार्ट, होता है, दैट इज मीजोकार्प. सो यहाँ पर जो एडिबल है वो मीजोकार्प है. सो डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आपके क्या होते हैं, एडिबल होते हैं. सो इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज पेरिकार्प, तो पेरिकार्प इज द आउटर मोस्ट फ्रूट वॉल. फर्स्ट पॉइंट, पेरिकार्प आपका ड्राई भी हो सकता है, जैसे नट्स वगैरह जो होते हैं उनमें जो कवरिंग होती है वो ड्राई होती है, ठीक है. कईयों में आपका ड्राई भी हो सकता है, एंड इन सम फ्रूट इट मे बी फ्लैशी, ये फ्लैशी भी हो सकता है. लाइक टमाटो है, वहां पर आपका ड्राई नहीं है, फ्लैशी है. तो पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है. पेरिकार्प का रोल क्या है, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये कैसा है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट है. किसी भी स्ट्रक्चर की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो हमेशा प्रोटेक्टिव ही कहलाती है. तो फ्रूट की आउटर मोस्ट वॉल जो होगी वो प्रोटेक्टिव नेचर की है. एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट, fruit. So these are some point of differences which you can write down according to your marks. So 4 point आपको बता दिया, आउटर मोस्ट है, ड्राई फ्लैशी हो सकती है, प्रोटेक्टिव है फंक्शन, और प्रेजेंट जो है हर फ्रूट में होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
व्हाट इज पेरिस्पर्म बचा, तो यही हम इसी के अंदर देखते बचा। तो ओवरी में फ्रूट की वॉल जो थी दैट इज पेरिकार्प। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यहाँ पर आपका ये जो पार्ट होता है दिस वन, this is the nucellus part, fine, and this nucellus is also nutritive in nature, यानी जैसे जैसे इस ओव्यूल के अंदर आपका ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इस सीड के अंदर जब प्लांट बनना शुरू होता है, एम्ब्रियो बनना शुरू होता है, तो यहाँ पर ये सारे सेल्स जो होते हैं कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फाइन। यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, फिर कॉटिलिडन्स बचते हैं और आपका यहाँ पर एम्ब्रियो बचता है। तो यहाँ पर ये सारा न्यूसेलस जो है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। बट इन फ्यू सीड्स, सीड्स ही बोलेंगे हम क्योंकि ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट होने वाला है, सीड में। तो ये रिलेटेड था टर्म किससे, एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, पेरिकार्प इज द टर्म रिलेटेड टू फ्रूट, this term is related to fruit and perisperm is the term which is related to what, seed, ये रिलेटेड है किससे, सीड से। तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू कंज्यूम हो जाता है मोस्टली सभी सीड्स में, बट इन फ्यू सीड्स इट परसिस्ट इन देम, कि यहाँ पर नॉर्मली कंप्लीट न्यूसेलस यूज्ड अप हो जाएगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है सीड में, इफ न्यूसेलस इज प्रेजेंट और परसिस्ट इन सीड, देन दैट न्यूसेलस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन योर ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है वहां पर न्यूसेलस कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता और वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर अब आते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कि वो टर्म रिलेटेड थी फ्रूट से, ये टर्म रिलेटेड है सीड से। वो आपके आउटर मोस्ट कवरिंग थी फ्रूट वॉल की, ये आपका क्या है, वेयर द न्यूसेलस परसिस्ट इन सीड, डेफिनेशन। देन इट इज यूजुअली ड्राई, वो ड्राई और फ्लैशी हो सकता है, ये यूजुअली सब में क्या होगा, ड्राई होगा। वहां पर फंक्शन मेनली परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्टिव, दे आर नॉन फंक्शनल, कोई रोल नहीं है इसका सीड में। एंड वहां पर वो सभी फ्रूट में प्रेजेंट होगी वॉल, बट दीज आर प्रेजेंट इन ओनली फ्यू सीड्स। ओके, सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। मैंने आपको लाइन में लिखा है, आपको यहाँ पर दोनों को डिफरेंस का क्वेश्चन बनाकर और फिर लिखना है, ताकि आप जो है ध्यान रख पाए कि किसको कंपेयर करना है। सो दिस इज द वन क्वेश्चन व्हेन यू हैव टू कंपेयर द टर्म पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म, फाइन। नाउ इस एम्ब्रियो सेक्स से रिलेटेड अब हम पहला पॉइंट उठाते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म आपका कैसे फॉर्म होता है और कितने टाइप्स के हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। Endosperm, as I have told you, this is a nutritive tissue which act as a reserve food. ये reserve food है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करेगा ये एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, completely used up हो जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिटिव है। और एंडोस्पर्म जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं। So the first type is free nuclear endosperm. And what is this free nuclear endosperm? Now this is, I have drawn the embryo sac. तो जो मैंने सिर्फ embryo sac ड्रॉ किया है, एंड दिस इज, आई हैव शोन, दिस इज द जाइगोट। तो जैसे जैसे आपका जाइगोट डिवाइड करेगा, दैट आई हैव नॉट शोन द डिवीजन इन जाइगोट, मेरा मेन कंसर्न अभी क्या है, एंडोस्पर्म। तो जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड करता है, इस जाइगोट को चाहिए होता है क्या, न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आपका ये सेल जो कि बना था ट्रिपल फ्यूजन से, जहां पर एक मेल गैमेट पोलर सेल से फ्यूज हुआ था, दैट प्रोसेस इज ट्रिपल फ्यूजन। और उससे यहाँ पर सेल बना था which is first we have called that PEN, primary endosperm nucleus, और यही PEN convert हुआ था primary endosperm cell में, fine। so यहाँ पर क्या होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अभी हम सेल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। तो आपका कई एंडोस्पर्म होते हैं जहां पर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये मल्टीपल टाइम डिवीजन में जाता है। सो आई हैव शोन हियर, ये एक न्यूक्लियस बना और ये न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम क्या करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। एंड दिस न्यूक्लियस डिवाइड, नॉर्मली आपका क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस।
सो ये किस में जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस में। एंड सेल साइकिल में कैरियोकाइनेसिस आपका फॉलोड होता है, दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता तो इन न्यूक्लियस के अराउंड आपका सेल मेम्ब्रेन बन जाती और ये सेल कहलाते, बट यहाँ पर आपका कैरियोकाइनेसिस डू नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस फॉर मेनी डिविजन्स, कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम कैरियोकाइनेसिस ही होता रहा कई बार, ठीक है। सो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस डिवाइड किया और जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड किया तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ ये एम्ब्रियो सेक एनलार्ज होता रहा और यहाँ पर वैक्यूल्स भी जनरेट करते गए। एंड आफ्टर दैट जब बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म हुए तो दीज मल्टीपल न्यूक्लियस दे रीअरेंज देमसेल्फ, इन्होंने खुद को रीअरेंज किया और सेंटर में एक सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म हुआ और सेंट्रल वैक्यूल के अराउंड इन सभी न्यूक्लियस ने खुद को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। नाउ दिस इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं बनी है, सेल वॉल नहीं बनी है, तो बच्चा ये आपका न्यूक्लियर जो है लिक्विड जैसा दिखता है। एंड दिस काइंड ऑफ एंडोस्पर्म यू कैन सी इन कोकोनट वाटर। जब आप नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी क्या है, वो एक तरह का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उस पानी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस सेल को मतलब कुछ टाइम तक तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है, देन आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होता है, हर न्यूक्लियस के अराउंड क्या बनना शुरू हो जाता है, हर न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर बनना शुरू, ये तो हमने ड्रॉ किया, जायगोट डिवाइड कर रहा है, फिर हर न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है क्या, मेम्ब्रेन, और अल्टीमेटली ये आपका इस तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो अगर आप कच्चा नारियल देखते हैं तो दैट रॉ कोकोनट हैव वाटर एंड दैट कोकोनट वाटर इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर आप मैच्योर देखेंगे यानी कि उसे ऐसे ही रखे रहने देंगे तो वाटर आपका कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हर न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल बन जाएगी। सेल वॉल डेवलप होते ही वो जो वाटर था वो थिक व्हाइट पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट थिक व्हाइट पोर्शन इज कॉल्ड कोकोनट मीट, ठीक है, उसे कोकोनट मीट कहा जाता है बच्चा। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने जो बात की दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब ये सॉलिडिफाई हो गया तो अब इसे हम यहाँ पर जो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम कहते हैं, कुछ टाइम के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो अब ये जो है थिक मीट बना लेता है, फाइन। फिर इसे हम यहाँ पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। अब ये क्या बन गया है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यानी कि सेल्स फॉर्म हो गए। सो फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म अगेन दिस इज द एम्ब्रियो सेक, दिस इज जायगोट और ये है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, एंड दिस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय each karyokinesis, बल्कि हम लिखेंगे each karyokinesis followed by cytokinesis, यानी हर न्यूक्लियस डिवीजन के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं do not followed by cytokinesis for many डिवीजन, कई डिवीजन तक ये फॉलोड नहीं हुआ, फाइन। यहाँ पर ईच कैरियो यानी हर न्यूक्लियस डिवीजन के बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद सेल डिवाइड कर गया यानी कि सेल वॉल बन गई। फिर अब ये दो सेल थे, इन दो सेल में फिर से डिवीजन हुआ, क्या बन गए, 4 बन गए और ये ऊपर आपका जो है ये ऊपर डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंडोस्पर्म डेवलप होता रहा। तो अल्टीमेटली आपको इस तरह का ये मल्टीपल टाइम्स आपके क्या होंगे, डिवाइड होते रहेंगे और हर न्यूक्लियस डिवाइड कर उसके बाद सेल डिवाइड हो जाता है। तो इसके बाद आपको ये एक सॉलिड एंडोस्पर्म मिलता है एंड दिस सॉलिड एंडोस्पर्म
This solid endosperm is called cellular endosperm, which is present in the white part of coconut, which is called your coconut meat. उस white portion को हम क्या कहते हैं? कोकोनट मीट कहते हैं. तो कई आपके नारियल होते हैं, कई कोकोनट होते हैं जिनके अंदर आपका वाटर नहीं बनता है, और कई होते हैं जहां पर आपका वाटर बनेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो आता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म में. फाइन. So this is free nuclear and cellular endosperm. Now move to the third type. Third type is halobial endosperm, and it is mostly found in the monocots, few monocots. And what is happening here? यहाँ पर बच्चे मैंने सिर्फ ड्रॉ किया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जाइगोट मैंने नहीं दिखाया. This is the primary endosperm nucleus. It undergo karyokinesis followed by cytokinesis too for few generation. कुछ जनरेशन तक तो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ क्या होता रहा, साइटोकाइनेसिस होता रहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड होने लगे, बट न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साइटोकाइनेसिस होना बंद हो गया. तो यहाँ पर आपको ये एक इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट endosperm, intermediate endosperm of free and cellular endosperm. सेल्यूलर और फ्री के बीच का इंटरमीडिएट है. यहाँ पर कुछ जो होते हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट तो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर karyokinesis is followed by cytokinesis, but after that karyokinesis is not followed by cytokinesis. तो यहाँ पर आपका ये जो बनेगा, this is called intermediate endosperm, or we can say halobial endosperm, which is mostly present in your monocot. Fine. So this is your all about endosperm. Now on the basis of endosperm, somewhere it is asked what is endospermic fruit or endospermic seed and non-endospermic seed. Again, this is the point of difference. आपको यहाँ पर question लिखना है, differentiate between endospermic or non-endospermic seed. So here I have written some of the point. Endospermic seed, the first point, they are also known as albuminous seed, and as the name suggests, endospermic means the seed which have endosperm. अब देखो एंडोस्पर्म भी क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो कुछ टाइम के बाद जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो ये एंडोस्पर्म भी क्या हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है. बट इन सम सीड, कुछ सीड्स के अंदर ये एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है एज अ रिजर्व फूड. ठीक है, तो एम्ब्रियो के साथ ये एंडोस्पर्म भी क्या करेगा, सीड में प्रेजेंट होगा. दैट सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड. एग्जाम्पल मेज है, राइस है, सब ऑब्जर्व कर सकते बच्चा. कभी एक राइस के दाने को आप लेना, उठाना, और उसमें देखना कि आपको दो पोर्शन, थोड़ा लाइट में देखना, आपको यहाँ पर अंदर एक अलग सा पोर्शन दिखता है और यहाँ पर आपका लाइट ट्रांसपेरेंट सा दिखता है. सो इनसाइड ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज एंडोस्पर्म. सिमिलर यू कैन ऑब्जर्व इन मेज सीड ऑल्सो. मेज में आपको यहाँ पर दिखता है एक अलग सा पोर्शन, दिस इज द लाइट पेल येलो कलर, और ये आपका होता है येलोइश कलर का सीड. तो सीड में ये वाला रीजन जो होता है दैट इज एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्मिक सीड आपका जो बार्ले होता है, मेज होता है, कैस्टर होता है, राइस होता है, these all are endospermic seed. Examples you have to learn that thoroughly, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो कैस्टर सीड है, why justify that it is whether it is endospermic or non-endospermic and why. तो पहले आपको पता होना चाहिए कैस्टर एक एंडोस्पर्मिक है, and then definition why endospermic, because in this seed endosperm persist as a reserve food in seed. Okay. Non-endospermic,
नेम सजेस्ट कर रहा है, here the endosperm is consumed during the embryo development and do not persist in the seed, कि अगर एंडोस्पर्म सीड में नहीं है और एम्ब्रियो बनते हुए सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, then that is albuminous seed, like your groundnut. ग्राउंडनट जब आप खोलते हैं तो आपको ये चीज दिखती है, यहाँ पर ये आपका होता है एम्ब्रियो एंड हेयर इट इज द कॉटिलीडन. सो यहाँ पर कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ ग्राउंडनट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, दे आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोस्पर्म. हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला पार्ट खत्म किया है, दैट इज एंडोस्पर्म. नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि जाइगोट एम्ब्रियो कैसे फॉर्म करता है. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट इन डाइकॉट. डाइकॉट प्लांट के अंदर, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को कैटेगराइज किया ना, एंजियोस्पर्म्स यू हैव लर्न दैट इन योर 11th क्लास दैट एंजियोस्पर्म्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकोट प्लांट. सो यहाँ पर हम डाइकॉट की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द मोनोकोट embryo development. Fine. So बच्चे, this I have shown is zygote, and you all know zygote is formed during the double fertilization event by the process of syngamy. यहाँ पर syngamy हुआ था, where the one male gamete it get fused with the egg to form the diploid structure which is called zygote. Fine. अब जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो सेक में एंडोस्पर्म डिवाइड कर रहा था, प्रीवियस हमने यहाँ पर एंडोस्पर्म डिवाइड करने की बात की थी, हमने जाइगोट को नहीं लिया था. ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, यानी ये भी डिवाइड हो रहा होता है, ये भी डिवाइड हो रहा होता है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ विल टेक द जाइगोट. तो यहाँ पर जाइगोट कैसे डिवाइड होता है बच्चा? जाइगोट इट अंडरगो इन डाइगोट इट अंडरगो द ट्रांसवर्स डिवीजन फर्स्ट. ये आपका ट्रांसवर्स डिवीजन में जाता है एंड इट फॉर्म्स द 2 सेल. द फर्स्ट इज कॉल्ड टर्मिनल सेल एंड दिस इज कॉल्ड द बेसल सेल. ठीक है, 2 सेल बने, टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल. टर्मिनल सेल इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू फॉर्म द प्रो एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है वो कौन बनाता है? टर्मिनल सेल बनाता है. डाइकॉट में जो कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा वो कौन बनाएगा? टर्मिनल. एंड दिस बेसल सेल इट अंडरगो मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन. ट्रांसवर्स से होता है इस तरह से जो हो रहा है, अलग अलग होता है डिवीजन. ऐसे भी हो सकता था डिवीजन, ऐसे भी हो सकता था. तो किस तरह से कट हो रहा है उसके बेसिस पर अलग तरह के डिविजन्स होते हैं, ट्रांसवर्स, एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल. तो ये बेसल सेल्स क्या करेगा? ट्रांसवर्स डिवीजन में जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल एंड विल टॉक अबाउट दैट, किसका काम क्या है. नाउ सी हियर द टर्मिनल सेल इट अंडरगो, देन यहाँ पर आपका ये जाएगा एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल डिवीजन में एंड यहाँ पर बनाएगा प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट. पहले यहाँ पर इसने क्या बनाया? 4 सेल बनाए. ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन से प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट बनाया और सस्पेंसर ने ट्रांसवर्स, इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन करता गया. और यहाँ पर बेसल सेल ने क्या बनाया? ग्रुप ऑफ सस्पेंसर सेल. एंड इसी सस्पेंसर सेल का जो लास्ट सेल होगा, दिस सेल एक्ट एज द हॉस्टोरियल सेल. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ सस्पेंसर एंड हॉस्टोरियल? बच्चा, ये एम्ब्रियो सेक में टिप पर जाइगोट डिवाइड कर रहा है और एंडोस्पर्म यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रेजेंट है. तो यहाँ पर क्या होगा? सस्पेंसर इस जाइगोट को यहाँ पर अंदर तक क्या करेगा? यहाँ जाइगोट आपका बन रहा है ना, तो इसे न्यूट्रिशन चाहिए. न्यूट्रिशन कौन लाके देगा? ये सस्पेंसर जो है डीप सीटेड होते हैं कहाँ पर? इस एंडोस्पर्म में. और यहाँ पर जो हॉस्टोरिया सेल होता है, इस हॉस्टोरिया का काम होता है क्या करना? लिविंग सेल से, किसी भी सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना. तो हॉस्टोरिया कहीं पर भी टर्म आए, ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट को
एब्सॉर्ब कर रहा होगा। और सस्पेंसर का क्या काम है? इस सस्पेंसर का काम है कि जो एम्ब्रियो है उसे नरिशमेंट मिलता रहे, तो ये डीप सीटेड कर देता है हॉस्टोरिया सेल को, ताकि ये न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर कहाँ पहुंचाए? प्रो एम्ब्रियो में पहुंच जाए। फाइन। नाउ यहाँ पर ये तो वर्क हो गया कि डीप सीटेड हो गए, इनका तो यही काम है, ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर। अब मेन जो है ये जो क्वाड्रेट ऊपर बना है दिस वन, ये डिवाइड कर एम्ब्रियो कैसे बना रहा है? सो दिस क्वाड्रेट इट अगेन अंडरगो द डिवीजन, एंड अभी ये 4 सेल थे, ये 4 सेल फिर से डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर बनाते हैं प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट। प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट के साथ यहाँ पर आपका सस्पेंसर सेल का अपर मोस्ट सेल हाइपोफाइसिस कहलाता है, तो इसका हाइपोफाइसिस कहलाएगा, ठीक है। एंड नीचे वाले सभी आपके जो है एज इट इज सस्पेंसर ही रहेंगे। हाइपोफाइसिस आपका वो सेल जो एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा किससे? सस्पेंसर सेल से। ऐसे बेसिक और कोई खास रोल नहीं है। ओके, नाउ दिस प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट इट अंडरगो पेरिक्लिनल। अभी ये आपका डिवाइड किए थे, अब यहाँ देखो ये आपका इस तरह से क्वाड्रेट जो है ये जाता है पेरिक्लिनल डिवीजन में, ठीक है। तो अभी ट्रांसवर्स और एंटीक्लिनल डिवीजन में जाता है, अब ये जाएगा पेरिक्लिनल, ये इस तरह से डिवाइड हुआ, दिस इज द पेरिक्लिनल डिवीजन। और पेरिक्लिनल डिवीजन से यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर बना। अब इस स्ट्रक्चर में आपके डिफरेंट पोर्शंस है जो कि अलग अलग काम करेंगे। यहाँ पर ये हाफ ऑफ द एम्ब्रियो अपर साइड ये बनाता है प्लूम्यूल और कॉटिलीडन। प्लूम्यूल आपको पता है फ्यूचर में लोअर क्लासेस में यू हैव रीड अबाउट दिस। प्लूम्यूल फ्यूचर में आपका क्या बनाता है? शूट। कॉटिलीडन जो है वो देगा इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड इसके बाद जो नीचे वाला रीजन है, नीचे वाले रीजन में बचा यहाँ तक आपका ये नीचे वाला रीजन पूरा बनाएगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के नीचे आपका जो रीजन होता है ये बनाता है आपका रेडिकल। तो ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल यानी कोटाइल होता है कॉटिलीडन के नीचे वाले सेल, तो कॉटिलीडन यहाँ से बना ना, इससे नीचे वाले सेल हाइपोकोटाइल कहलाए। और हाइपोकोटाइल के नीचे जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं रूट। तो हाइपोकोटाइल के नीचे ये एम्ब्रियो का ही पार्ट है, ये सस्पेंसर है बच्चा। तो यहाँ पर जो हाइपोफाइसिस सेल था वही डिवाइड कर क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल के नीचे रूट प्लस रूट कॉर्टेक्स बनाता है, मीन्स ये रीजन से आपका बनेगा रूट, और इससे नीचे वाले रीजन से रूट, ये रूट होती है तो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूट टिप होती है। तो यहाँ पर ये रूट कॉर्टेक्स, रूट कैप, रूट टिप ये सारे बनाने का काम किसने किया? हाइपोफाइसिस रीजन ने। तो यहाँ हाइपोफाइसिस ने डिवाइड करके बनाया है रूट, एंड दिस इज द सस्पेंसर, ये सस्पेंसर एज इट इज है, एंड दिस इज हॉस्टोरिया, ठीक है। धीरे धीरे ये सस्पेंसर और हॉस्टोरिया क्या होते जाएंगे? डीजनरेट, क्योंकि एंडोस्पर्म कंप्लीट यूटिलाइज हो चुका होगा। अब आगे न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? कॉटिलीडन। तो जैसे एंडोस्पर्म खत्म होगा ये सस्पेंसर और हॉस्टोरिया क्या हो जाते हैं? रिड्यूस होने लगते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपकी जो स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो की, दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये स्टेजेस भी पूछ ली जाती है बच्चा। सो अभी तक आपका जायगोट के बाद सबसे पहले किस तरह का एम्ब्रियो बना है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना है। नाउ दिस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, यहाँ देखो ये सस्पेंसर और जो हॉस्टोरिया है ये धीरे धीरे डीजनरेट होते जाएंगे, एंड जो एम्ब्रियोनल का पार्ट था प्लूम्यूल वगैरह वही रैपिड डिवाइड करके और यहाँ पर एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो पहले आएगा ग्लोब्यूलर, फिर आएगा हार्ट शेप, इन बिटवीन एक और स्टेज होती बच्चा यहाँ पर जिसे हम कहते हैं टॉर्पीडो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। और उसके बाद ये एम्ब्रियो लगातार डिवाइड होकर इसके जो हार्ट की 2 आउटग्रोथ होती है ये एनलार्ज हो जाती है और एनलार्ज होकर बन जाती है कॉटिलीडन में। तो यहाँ पर ये इस तरह का एम्ब्रियो कुछ बन जाता है जहाँ पर ये सस्पेंसर ये रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं।
ये आपका नीचे वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर ये जो आपकी आउटग्रोथ थी ये बढ़कर इन्होंने क्या बना लिया, दिस कॉटिलीडन। तो ये और ये आर्म दोनों कॉटिलीडन है, और इस कॉटिलीडन के बीच में जो रीजन है दिस इज प्लूम्यूल, जो फ्यूचर का क्या बनाएगा, शूट। इस प्लूम्यूल के बेस में आपके जो सेल्स होंगे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे सबसे रीजन, ये पूरा एम्ब्रियो है, तो ऊपर वाला पार्ट तो शूट बना रहा है, नीचे वाला पार्ट क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो यहाँ पर ये आपका कन्वर्ट होता है रेडिकल में, और रेडिकल फ्यूचर की क्या बनाता है, रूट बनाता है। सो दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड कॉटिलीडनरी एम्ब्रियो। और अल्टीमेटली आपके पास डाइकॉट, मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो आपको इस तरह से दिखता है। These two are cotyledons. This is cotyledon के इन बिटवीन क्या था, दिस वन इज प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के जस्ट नीचे आपका होता है एपिकोटाइल रीजन। कोटाइल मतलब कॉटिलीडन, कॉटिलीडन के जस्ट ऊपर, तो ये कॉटिलीडन बनने शुरू हुए, इसके ऊपर वाला रीजन, ये रीजन आपका कहला रहा है एपिकोटाइल। इन कॉटिलीडन के नीचे वाला रीजन, दिस रीजन, ये कहला रहा है हाइपो, हाइपो होता है नीचे, कॉटिलीडन के नीचे वाला रीजन कहला रहा है हाइपोकोटाइल। देन उस हाइपोकोटाइल के नीचे बनता है रेडिकल जो बनाएगा रूट, और रेडिकल के नीचे आपका फॉर्म होगा क्या, रूट कैप, और अल्टीमेटली सस्पेंसर और हॉस्टोरिया हो जाएगा आपका खत्म। सो ओव्यूल में अल्टीमेटली आपका क्या बन गया है, ये एम्ब्रियो, और बाकी सारी चीज आपकी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। फाइन। सो दिस इज अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में बच्चा हम इसके अलावा हम बात कर लेते पहले मोनोकोट की, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। मोनोकोट में आपका क्या होता है, अगेन दिस इज द जाइगोट ऑफ मोनोकोट। दिस जाइगोट अंडरगो डिवीजन एंड इट फॉर्म्स 3 सेल, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 3 सेल स्टेज बनाएगा। सो यहाँ पर आपका मतलब डिवाइड करेगा 2 सेल में बनाएगा, और 2 सेल में फिर 1 सेल डिवाइड करेगा, 3 ऐसे बने बचा। पहले 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 2 सेल में आपका जो बनेगा सस्पेंसर और टर्मिनल सेल। उसके बाद आपका सिर्फ आपका कौन सा सेल डिवाइड किया, यहाँ पर आपका जो टर्मिनल सेल है वही डिवाइड करेगा, सस्पेंसर यहाँ डिवाइड नहीं करता, सस्पेंसर यहाँ सिंगल होता है। जैसे वहां पर बहुत सारे सस्पेंसर सेल थे, डिवाइड कर रहे थे ट्रांसवर्स डिवीजन से, यहाँ सस्पेंसर सिंगल है। तो ये जो आपका टर्मिनल सेल है वही डिवाइड कर मिडल सेल और टर्मिनल सेल बनाता है। फिर ये टर्मिनल सेल आपका रैपिड डिवाइड करता जाएगा, सस्पेंसर कोई डिवीजन नहीं शो करेगा, एंड ये टर्मिनल और मिडल सेल ही मिलकर आपके क्या बनाते हैं, प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज द सस्पेंसर, और ये एम्ब्रियो बनने लगता है। ये एम्ब्रियो आपका इस तरह से ग्रो करेगा एंड सारे रीजन सेम रहेंगे। बच्चे यहाँ सस्पेंसर के पास हमेशा जो होता है वो रेडिकल रीजन होता है। तो सस्पेंसर के पास है रेडिकल रीजन, रेडिकल के जस्ट ऊपर हाइपोकोटाइल होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, वहां एम्ब्रियो में टिप रीजन था, वो था प्लूम्यूल, लेकिन यहाँ पर प्लूम्यूल जो है वो लेटरल साइड पर बनता है। एक लेटरल साइड पर प्लूम्यूल बन रहा है और बिलो आपका बन रहा है रेडिकल। तो यहाँ पर आपका एम्ब्रियो कुछ इस तरह का दिखेगा बच्चा। ये लेटरल साइड पर प्लूम्यूल बनेगा, जहां पर आपके कुछ लीफ बर्ड प्रेजेंट होंगे, और फ्लावर के बर्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्रांचेस के बर्ड प्रेजेंट होंगे, एंड नीचे की तरफ रेडिकल है। तो यहाँ प्लूम्यूल लेटरल साइड पर बना, और ये जो पूरा अपर पोर्शन है ये कंप्लीट पोर्शन कॉटिलीडन है। वहां पर 2 कॉटिलीडन थे, दिस इज द 2 कॉटिलीडन। मोनोकोट के अंदर एक ही कॉटिलीडन होता है। तो अल्टीमेटली आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा मोनोकोट सीड का। सारे डायग्राम्स यू हैव टू लर्न दैट थॉरोली, ओके। सो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर दिखा बच्चा। यहाँ देखिए, अब इसके अंदर जो कॉटिलीडन होता है उसी कॉटिलीडन को यहाँ पर नाम दिया जाता है स्क्यूटैलम। सो 1 वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज स्क्यूटैलम, सो स्क्यूटैलम इज अ कॉटिलीडन ऑफ ग्रास फैमिली। मोनोकोट को हम ग्रास फैमिली कहते हैं, ग्रास फैमिली, एंड इट इज सिंगल इन नंबर। तो दिस स्क्यूटैलम इज व्हाट, इट इज द कॉटिलीडन ऑफ मोनोकोट सीड। देन यहाँ पर दिस अपर रीजन, ये वाला रीजन है आपका प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट होता है कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल इज द प्रोटेक्टिंग शीट अराउंड द प्लूम्यूल इन इमेच्योर एम्ब्रियो, ओके। नाउ हेयर ऑन द बिलो साइड ये आपका टिप रीजन है रेडिकल, और रेडिकल जो है इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होगा कोलियोराइजा।
then this structure is called epiblast. Okay, so this is the complete embryo in case of monocote एम्ब्रियो ऑफ कैन से मोनोकोट सीड. मोनोकोट सीड में आपको एम्ब्रियो इस तरह का दिखेगा. यहाँ पर अब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको डिफरेंसेस में याद करने. जैसे क्वेश्चन आ जाता है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में क्या डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल में क्या डिफरेंस है, प्लूम्यूल रेडिकल में क्या डिफरेंस है. सो दैट ऑल पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आई विल सेंड यू द क्लिक. तो कुछ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ मैं आपको क्लिक सेंड करूंगी, आप उसे जो है कंपेयर कर सकते हैं. तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है. तो बच्चा डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर इसमें हम बात करते हैं, देखो यहाँ सस्पेंसर हमने बात की थी, 6 to 10 सेल हो सकते हैं, 2 कॉटिलीडन बनेंगे. प्लूम्यूल क्या है, प्लूम्यूल टर्मिनल रीजन से बनता है, तो टर्मिनल पर होगा प्लूम्यूल और ये कॉटिलीडन के बीच में प्रेजेंट होगा. कॉटिलीडन के बीच में आपको सिर्फ डायग्राम याद करना है. टर्मिनल सेल जो है वही एम्ब्रियो बनाता है एक्सेप्ट रेडिकल. रेडिकल आपका टर्मिनल ने नहीं बनाया था, हाइपोफाइसिस ने बनाया था. ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज होती है. अगर मैं मोनोकोट की बात करूँ, यहाँ पर सस्पेंसर क्या है, सिंगल. कॉटिलीडन जिसे हम स्क्यूटैलम बोल रहे हैं वो भी क्या है, सिंगल. प्लूम्यूल यहाँ पर कहाँ बना है, लेटरल, टिप पर नहीं बना, लेटरल पे बना है. और यहाँ पर टर्मिनल सेल जो है, उस टर्मिनल सेल ने, ये एक टर्मिनल सेल था और इसी टर्मिनल सेल ने कंप्लीट एम्ब्रियो बनाया है. तो रेडिकल प्लूम्यूल सब इसी ने बनाया है. तो यहाँ टर्मिनल सेल जो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर आपको डिफरेंस बताना है. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. सो हम डायकोट में बात करें, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के छोटे छोटे डिफरेंस है बच्चा. एपिकोटाइल अभी हमने पढ़ा, एपिकोटाइल जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडन नोड. देख लेते हैं, ये एपिकोटाइल है, इसके नीचे, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉटिलीडन, यानी कि यहाँ कॉटिलीडन नोड होगी जिससे कॉटिलीडन बने, और ये प्लूम्यूल नोड है. तो कॉटिलीडन और प्लूम्यूल के बीच का पार्ट जो है एपिकोटाइल है. इफ वी टॉक अबाउट हाइपोकोटाइल, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कॉटिलीडन नोड एंड रेडिकल. तो ये कॉटिलीडन नोड है जहां से कॉटिलीडन बने, और नीचे ये टिप रीजन है आपका रेडिकल. तो ये बीच वाला पूरा टिश्यू क्या है, हाइपोकोटाइल. तो कॉटिलीडन नोड और रेडिकल के बीच का पोर्शन है. देन इट्स टर्मिनल एंड फॉर्म्स द प्लूम्यूल. अभी हमें पता है एपिकोटाइल से आपका ऊपर क्या बनेगा, प्लूम्यूल. हाइपोकोटाइल से आपका नीचे क्या बनेगा, रेडिकल. तो इसका टर्मिनल एंड रेडिकल बनाता है, इसका टर्मिनल एंड प्लूम्यूल बनाता है. अब एक जर्मिनेशन हम बात करते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है बच्चा. देखो यहाँ नाम से हम बात करते हैं. हाइपो मतलब होता है अंदर, एपी मतलब होता है ऊपर. तो अगर आपका सीड जर्मिनेट करते हुए, सीड जर्मिनेट करते, कई सीड आप देखते हो कि ये सीड जब जर्मिनेट करता है, रूट बनाता है और शुरू में आपका ये छोटी सी लीफ आती है, तो इस लीफ के साथ ये कॉटिलीडन भी बाहर निकल जाते हैं. जैसे इमली का पौधा होता है ना, सॉइल से बाहर निकल गया. अगर आपका कॉटिलीडन जो है वो जर्मिनेशन के टाइम पर सॉइल के अपर आ गया है, अपसाइड आ गया है सॉइल से, देन दैट जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपीजियल जर्मिनेशन. तो यहाँ पर आपका जो है कॉटिलीडन जो है वो क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन कॉटिलीडन कम्स आउट ऑफ द सॉइल सरफेस अलोंग विद प्लूम्यूल. प्लूम्यूल के साथ वो कॉटिलीडन भी ऊपर आ जाते हैं. कई सीड्स होते हैं जहां पर आपका ये रूट है, कॉटिलीडन अंदर ही रहेंगे और ये ऊपर आपका प्लूम्यूल बढ़ता है. कॉटिलीडन नीचे से ही न्यूट्रिशन दे रहे हैं. सो इफ कॉटिलीडन रिमेन इनसाइड द सॉइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, देन दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन. सो एपिकोटाइल जो होता है वो जर्नली क्या दिखाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, यानी कि वो जर्मिनेशन के टाइम पर ये एपिकोटाइल रीजन कभी भी सॉइल के अपसाइड नहीं आता. और जो हाइपोकोटाइल होता है ये कई बार आपका कई सीड्स में अपसाइड मूव कर जाता है. सो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं. वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस हेयर ऑल्सो इट इज
कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा मैं डिक्टेट कर देती हूँ, ठीक है, मैं बाकी आपको क्लिक दे दूंगी। कोलियोप्टाइल जो है दैट इज अ प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द प्लूम्यूल एंड दिस प्लूम्यूल इज गोइंग टू फॉर्म द शूट इन द फ्यूचर। एंड कोलियोराइजा आपका जो है इट इज द प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द रेडिकल एंड दिस कोलियोराइजा this radical is going to form the root in the future. So this is the difference between coleoptile and coleorhiza. So this is all for today बच्चा। आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम एंडोस्पर्म की बात कर चुके हैं और हम यहाँ पर बात कर चुके हैं एम्ब्रियो की। तो नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट फ्रूट एंड सीड। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।